नमस्कार, डिजियाना महाकौशल संदेश में आपका स्वागत है। इस समय हम लखनऊ विधानसभा के घनसौर तहसील पे और आज हम उन लोगों के साथ में हैं जिन्हें राजनीति से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। सरोकार है तो समाज सेवा से, सरोकार है तो जनता से, सरोकार है तो जनता की आवाज़ अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुँचाने वाले उन प्रतिनिधियों के साथ है जो लगातार अलग अलग माध्यम से, कलम के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से समाज सेवा करते हैं। जनता की आवाज़ जो है अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुंचाते हैं, उन मजबूर लोगों का सहारा बनते हैं जिनके अपेक्षा हम जनप्रतिनिधियों पर होती है। हमारे साथ यहाँ में महेंद्र सोलंकी जी हैं, हमारे साथ पवन पाठक जी हैं, हमारे साथ सुनील मुदगल जी जो एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं। तो हम इनसे चर्चा करते हैं किस तरह से समाज सेवा में जो है परेशानियाँ आती हैं और किस तरह से ये राजनीति को देखते हैं। स्वागत है महेंद्र जी आपका। किस तरह से आप देखना चाहते हैं, देखते हैं? धन्यवाद जितेंद्र जी। समाज सेवा प्रत्येक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आवश्यक है। समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों को बढ़ चढ़कर अपना योगदान देना चाहिए। अब दूसरी बात करें, हम इन दिनों पंचायत निर्वाचन को लेकर काफ़ी गहमा-गहमी देखने को मिल रही है। ग्राम पंचायत से लेकर जनपद और जिला पंचायत स्तर तक चुनाव संपन्न होने हैं। अब ऐसे हम बात करें ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत क्षेत्र के जो संभावित प्रत्याशी हैं या जो प्रत्याशी उम्मीदवारी करते हैं इस निर्वाचन में, उनके लिए हम बात करें तो पहली बात तो ये है कि हम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इन सभी ऐसे उम्मीदवारों के चयन को लेकर, स्थिति को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले तो लोगों को चुनाव लड़ना है। अब किन उद्देश्यों को लेकर लड़ना है? सामाजिक विकास, क्षेत्रीय विकास, इन मुद्दों को लेकर कोई भी प्रत्याशी अपनी बात सामने नहीं रखता। चाहे पंच की बात हो, चाहे सरपंच की बात हो, चाहे जनपद सदस्य की बात हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य की बात हो। और मतदाता भी जो है उन चीज़ों पर कई बार ध्यान नहीं दे पाता। हम बात करें तो जैसे विधानसभा चुनाव और संसदीय चुनाव जो होते हैं, उनमें प्रत्येक पार्टी दल का अपना एक मैनिफेस्टो रहता है। उस मैनिफेस्टो को देखते हुए जो है मतदाता मतदान करते हैं। लेकिन पंच, सरपंच और बाकी चुनाव में जो है ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते हैं, सबसे पहले उन्हें अपना मैनिफेस्टो तय करना चाहिए कि वो किस तरह से जो है क्षेत्र का विकास या समाज में अपना योगदान देंगे। ये बात पहले रखें वो, और उसके बाद जो है मतदाता उन मैनिफेस्टो को जो है देखते हुए अपना मतदान करें। और दूसरी बात ये कि हमने देखा है कई बार जो है ऐसे प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतर जाते हैं जिनको सामाजिक और क्षेत्र विकास से कोई सरोकार नहीं रहता। केवल वो चुनाव मैदान में उतरकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा मजबूत करना चाहते हैं। आज का मतदाता जो है शिक्षित है, वो इन सब स्थितियों को समझता है। उसे जो है क्षेत्र विकास से भी उतना ही मतलब है जितना सामाजिक विकास। ऐसे प्रत्याशियों को आगामी जो चुनाव में जो है उतरने से पहले अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि वो जो है क्षेत्र विकास और के साथ साथ सामाजिक विकास में अपना किस तरीके से योगदान देंगे, उसे जनता के बीच उन्हें लेकर जाना चाहिए। देखा आपने बहुत अच्छा कि जनता के बीच में लेकर जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात पाठक जी मैं आपसे पूछूंगा कि जो चुनाव क्षेत्र में होते हैं विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक चुनाव अगर विधानसभा वाइज होते हैं, विधायक के होते हैं तो ठीक है कि वो एक है। लेकिन अभी जो चुनाव ग्राम पंचायत और पंच के चुनाव भी जो है पार्टी बेस पे किए जाते हैं, किस तरह से आप इस नज़रिए से देखते हैं? जो ये वार्ड पंच हैं या फिर सरपंच हैं, जनपद है, जिला पंचायत है, क्योंकि एक ऐसा चुनाव है जो मतलब सीधा व्यक्ति से, हर व्यक्ति से जुड़ा होता है। जैसे वार्ड में यदि अपन कोई पंच को चुनते हैं तो अपन उससे मिलते, ऐसा हम पंच है, जैसे पंच को भी अपन चुनते, ऐसा पंच चुने जो कम से कम हमारी कोई बात है उसको आगे तक पहुंचा सके। सरपंच है, यदि अपन कोई सरपंच प्रतिनिधि को चुनते हैं तो ऐसा होना चाहिए जैसे कम से कम कोई बात है आपकी जो आवश्यकता है उनको पूरा कर सके। कभी भी आपके कोई मुद्दे हों, कोई काम है तो उस काम
को वो आगे तक ले जा सके। यदि कोई ऐसा काम है जिससे उसमें वो अपने काम को पूरा नहीं कर सकता, तो उसको जो अधिकारी हैं ऊपर तक, उस ऊपर लेवल तक जाके उस काम को पूरा कर सके। कम से कम ऐसा वजनदार व्यक्ति हो जो किसी भी काम को आगे तक जाके और करवा सके, जिससे कि जो हमारे काम है उनको कभी किसी प्रकार की कोई उसमें झंझट मतलब ये है कि ये जो है पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं, व्यक्तिगत चुनाव होता है, उसको व्यक्तिगत नजरिए से ही लेना चाहिए। बिल्कुल, ये जो चुनाव है ये व्यक्तिगत चुनाव होते हैं। पर्सनल जो व्यक्ति की छवि होती है उसके ऊपर चुनाव होते हैं। ये किसी कोई राष्ट्रीय पार्टी या किसी उस पार्टी बेसिस पे चुनाव नहीं होते, क्योंकि जो पर्सनल व्यक्ति रहता ये छोटा सा, जैसे पंच कोई वार्ड पंच चुनता है तो उसकी छवि के आधार पर उसको चुना जाता है। अभी जिस तरह से अगर देखा जाए, सुनील जी मैं आपसे बात करूं मुदगल जी, कि जिस तरह अभी देखा जा रहा है पार्टी बेस्ड चुनाव जनचर्चाओं में अलग अलग नाम चल रहा है, और उन नाम में सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरपंच की बात करें, पंच की बात करें, जो पहले चुनाव जीत चुके हैं दोबारा वो मैदान में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई विसंगति हो सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगते हैं, कहीं ना कहीं जनता उनसे त्रस्त रहती है। और लगातार चूँकि आप इतने वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से, क्या किस तरह से उसको देखते हैं? मैं स्थानीय स्तर पे तो दोष नहीं देना चाहता किसी को, क्योंकि ये शासन की गड़बड़ी है। मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार जो है उसको अगर कोई भी निर्माण कार्य या विकास कार्य की राशि भेजती है तो उसमें निगरानी रखना चाहिए। आज कोई व्यक्तिगत आदमी अगर मकान बनाता है स्वयं का, तो वो बहुत अच्छे ढंग से बनाता है और 50 साल चलता है, पता लगा, या 100 साल चलता है। लेकिन सरकारी जो काम होते हैं वो 5 साल भी नहीं चलते। हर 5 साल में फिर से वो उसी काम के लिए दोबारा फिर से गवर्नमेंट राशि देती है। निगरानी का पूरा तरीके से अभाव है और शासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। नीचे स्तर पे शासन की योजनाएं जो है वो ठीक ढंग से एक भी नहीं चल रही हैं। जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको एक को भी जो है नीचे कमज़ोर वर्ग या अपन कहें कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं जिनके लिए योजना बनती हैं, उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पाता योजना का। अच्छा, जहाँ तक सवाल है अधिकारी कर्मचारियों का, तो मध्य प्रदेश सरकार में इस समय तो अधिकारी कर्मचारी निरंकुश हैं। हमारी जनपद पंचायत में तो भ्रष्टाचार बिल्कुल है और बेधड़क है, और बगैर राशि लिए कोई काम नहीं हो। मुदगल जी, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था, जो गरीबी रेखा की सूची में उनमें ऐसे कई लोगों के नाम हैं जो अपात्र हैं, उनके नाम भी है, चूँकि वो बिल्डिंग धारी हैं उनके नाम पर है, और आपने ये मुद्दा पूरे ज़िले में उठाया था। सबसे बड़ी बात कि अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि उन्होंने गरीबी रेखा से अपने नाम कटवा के अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या होना चाहिए? वही मैंने बताया ना कि शासन की निगरानी का अभाव है। अगर शासन निगरानी रखे तो ये सब चीज़ें ना आए सामने। निगरानी से नहीं है, वो शासन की योजना बनती हैं, कोई देखने नहीं, सबको कमीशन से मतलब है। अच्छा, जहाँ तक राजनीति, आजकल राजनीति समाज सेवा नहीं रह गई, राजनीति व्यापार हो गया। लोगों को चुनाव लड़ने के बाद पैसे कमाने का एकदम, यानी अपन कहें कि अंधाधुंध बिल्कुल आँख मूंद के सिर्फ पैसा आना चाहिए, उनको मतलब नहीं है। सही बात है, कहीं ना कहीं मतलब नहीं है। लगातार चूंकि चुनाव का समय है, कहीं ना कहीं हम समाज से भी चर्चा करेंगे कि चुनाव के बहिष्कार जैसी बात भी सामने आती हैं, उस पर चर्चा करेंगे, गहन चर्चा करेंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों बनती है, क्यों ग्रामीण जो है चुनाव का बहिष्कार करते हैं, और लगातार इस विषय पर डिजियाना महाकौशल संदेश पर जो है चर्चा जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। आप देख रहे हैं डिजियाना का महाकौशल संदेश। डिजियाना महाकौशल संदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छोटे से अंतराल में चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। हमारा मुख्य मुद्दा जो था वो था कि किस तरह से चुनाव का बहिष्कार होता है, आखिर ग्रामीण क्यों चुनाव के बहिष्कार जैसे कदम को उठाते हैं, क्या इनमें जनता को करना चाहिए, क्या अधिकारियों को करना चाहिए और क्या जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। मयंक जी, लगातार आपने देखा होगा आपके अधिकांश ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर चुनाव बहिष्कार जैसे जो है मामले सामने आते हैं, इस पर क्या करना चाहिए और कैसे ये मुद्दे बनते हैं? देखिए, हम घनसौर क्षेत्र की बात करें, चुनाव बहिष्कार के कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां स्थानीय जनता, ग्रामीण जनता जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से त्रस्त होकर के जो है स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन से त्रस्त होकर के चुनाव बहिष्कार करती है। और हमने देखा है कि विधानसभा और संसदीय चुनावों में इस तरह की कई घटनाएं जो है देखने को मिली हैं, जिनमें जो है सिंचाई व्यवस्था हो, सड़क मार्ग की समस्या हो, स्वास्थ्य समस्या हो,
ये एक विकट समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं होने के कारण जो है क्षेत्रीय जनता इस तरीके के कदम उठाती है। इस समस्या में पाठक जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो समस्या चर्चा चल रही है कि समस्या जो होती है, इसमें आप ये बताइए इसमें का जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं इसमें दोषी होता है, क्योंकि अगर चुनाव बहिष्कार की घटना जैसे सामने आ रही तो इसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधानसभा हो, सांसद हो, जनपद स्तर का हो, जिला स्तर का हो, ग्राम पंचायत स्तर का हो, कहीं ना कहीं क्या इसमें दोषी होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि रहते हैं वो ही उसका मेन, कोई भी आवाज़ यदि जनता उठाती है तो वो सीधे जनप्रतिनिधि को उसका अधिकार है कि उसको उस आवाज़ को, उसकी जो है, जो भी उसकी जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई जा रही है उसको पूरा करे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र के लिए, आप क्षेत्र की बात ले लें, अभी ये ट्रेन का एक मुद्दा था हमारे यहाँ, तो ट्रेन को लेकर के एक संघर्ष समिति है, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, बहुत से लोग जो समाज सेवी हैं वो भी आगे आए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं कोई भी उसमें आगे नहीं आए। उन्होंने खाली पत्र लिखना और जो इसी चीज में टाइम जो है वो वेस्ट करते रहे। आखिरकार कई साल बीत गए, करीब 1.5 साल हो गए, 2 साल जब पूरा होने पे आया तब कहीं प्रशासन ने एक ट्रेन वहां से चलाई लोकल, वो भी इस तरह की ट्रेन चलाई कि एक ही सुबह आना और शाम को जाना, मतलब कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप टाइप का जनता को दे दिया। तो इसमें क्या है, जो जनप्रतिनिधि रहता है मेन चीज वही है। यदि जनप्रतिनिधि बुलंद रहेगा, वो उसकी आवाज अपनी संसद तक या विधानसभा तक उठाएगा, तभी जो क्षेत्र का जो विकास है वो संभव है। मतलब कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास में हम बात करें विधायक की, सांसद की, तो ये सबसे ज़्यादा दोषी होते हैं, और इनके बाद जो निचले स्तर के जनप्रतिनिधि होते हैं वो दोषी होते हैं। क्या कहें मुदगल जी इसमें? क्या है, मैंने बताया ना कि इस समय समाज सेवा से कुछ किसी को कोई मतलब नहीं, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो जिस पद में बैठा है, जिसके लिए आम जनता ने उसको बिठाला है, उससे उसको कोई सरोकार नहीं। उसको तो सिर्फ ये देखना है कि कमीशन मेरा कहाँ से आना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके आदमी लगे रहते हैं सब, जो अपने अपने तरीके से जितने विकास कार्य जो आते हैं, शासन द्वारा योजना बनाई जाती हैं, आम जनता के लिए बनाई जाती हैं, गरीब वर्ग के लिए कल्याण के लिए योजना बनाई जाती है, लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं। वो बीच की योजना जो है, वो जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, जिनका काम है कि वो प्रशासन से पब्लिक का काम करवाए, लेकिन उनके जो आदमी रहते हैं वो बीच में ही उसको हड़प लेते हैं, और उनके हड़पने के कारण जो है अधिकारियों की मोनोपल्ली रहती है। अधिकारियों उनसे नहीं डरते फिर जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि उनको अधिकारियों से कमीशन मिलने लगता मतलब है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें चुनाव का बहिष्कार होता है तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। हाँ भाई, अगर पब्लिक देख रही है और पब्लिक को ये समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ 5 लाख का काम होना था 2 लाख में हो गया, और पब्लिक की सुनाई नहीं हो रही, कहीं कोई समस्या लेके जाता है तो भटक रहा है, कल आना परसों आना, काम है पता लगा 1 मिनट का है, लेकिन उसको पता लगा कि 10 दिन भटकाया जा रहा है ज़बरदस्ती, क्योंकि पैसा लेना है। पैसा मिल जाते तो तत्काल काम हो जाता, पैसा नहीं मिलते तो तत्काल काम नहीं हो जाता, उसको अन्य प्रकार के बहाने। मुदगल जी, मैं आप सभी जनप्रतिनिधियों से एक ही बात करना चाहूँगा, चुनाव बहिष्कार करना ये कोई समस्या का हल नहीं है। हमारे पास सरकार ने अलग अलग मुद्दे दिए, जनप्रतिनिधि हैं, हमारा मत अधिकार जो है सबसे ताकतवर कहलाता है, तो उसके अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं। क्या बहिष्कार करना हमारे लिए उचित होगा? देखिए, चुनाव का बहिष्कार एक अंतिम निराकरण नहीं कह सकते इसको। अगर जो है, जो जनप्रतिनिधि, जिन जनप्रतिनिधियों को आपने चुना है, जनता ने चुना है, वो अगर जो है स्थानीय स्तर पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को बदलने के लिए ही जो है निर्वाचन की प्रक्रिया है। मताधिकार जनता का अधिकार है, उस मताधिकार के जरिए जो है उन जनप्रतिनिधियों को बदलने की ताकत जनता रखती है। उसमें चूंकि एक नोटा जैसा ऑप्शन भी रहता है, चूंकि इसमें नियम भी है कि अगर नोटा के अधिक % होते हैं तो वहाँ पे वो चुनाव जो है जनप्रतिनिधि किसी भी को जो है स्वीकार नहीं किया जाता, फिर अलग से वो किया जाता। क्या इसमें क्या रहता है सुविधा? देखिए, नोटा तो एक अलग ऑप्शन है, लेकिन मतदाताओं के पास ऐसे अधिकार हैं जिनके माध्यम से जो है पढ़े लिखे, शिक्षित और प्रभावी लोगों को जो है चुनाव जिताकर जनता इन छोटी हो चाहे बड़ी समस्याओं से निजात पा सकती है।
अभी जिस तरह से पाठक जी मैं आपसे पूछूंगा कि आचार संहिता लगी, आचार संहिता लगने के बाद ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो जिला पंचायत या जनपद में हो, चाहे उनको पत्रकार रूपी कह लें हम या नेता रूपी कह लें, उनके दलाली भी कह लें, जैसे मुदगल जी ने भी कहा कि एजेंट और दलाल लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं जनपदों में, क्या कहेंगे इस विषय में? बिल्कुल, वो तो एजेंट हर उसमें होते हैं, चाहे कोई भी अधिकारी हो तो उसको भी किसी ना किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके सबके, चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, वो एक अपना एजेंट है, अपना कोई दलाल का है, अपन उसको ऐसा बना के रखते हैं जिससे वो लेन देन का जो सिस्टम है वो बन सके। तो ऐसा वो तो चाहे जनप्रतिनिधि है, वो पूरे क्षेत्र में सभी जगह वही, कोई अधिकारी हो या जिले में आप ले लें या जनपद कहीं भी ले लें, सभी जगह वही स्थिति है। तो सबसे खास बात चूँकि हमारा मुद्दा यहाँ पर जो मेन है कि चूंकि समाज सेवा करते हैं, किस तरह की परेशानियां सामने आती हैं वो हम लोग चर्चा किया। अब चूंकि इन समस्या में चुनाव आ गए हैं, किस तरह से अपने मत का उपयोग करें, कैसे करें? अपना जो मत है वो ऐसे व्यक्ति को दें जो कम से कम बुलंद हो, आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचा सके। आप जिसको अच्छी तरीके से जानते हैं, आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपके काम आ सकता है, आपकी बात सुन सकता है, सबकी आपकी बातों को ऊपर तक रख सकता है, ऐसे व्यक्ति को आप चुनें, जिससे कि जो अपना मत है, आपका मत का उसका सही उपयोग करें, जिससे कि आप सही सरकार सही उसको चुन सकें, पंच सरपंच आपका जनपद। क्योंकि जो एक ऐसे हैं, ये सीधे आपको इनसे सरोकार होता है। तो आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो आपकी बात सुने। देखिए, लगातार मुदगल जी, सुनील मुदगल जी हर मुद्दे पे चर्चा करते हैं। हम अंतिम में जो है बात करते हैं मुदगल जी से कि मुदगल जी किस तरह से प्रतिनिधि को चुना जाए और कैसे प्रतिनिधि को चुना जाए? देखो, मेरा मानना है कि पब्लिक को आदमी जो जनप्रतिनिधि है उसको देख के चुनना चाहिए। अच्छे लोगों को, एक तो आजकल अच्छे लोगों को कोई चुनता नहीं है, अच्छे लोगों की कोई नहीं है, वैल्यू नहीं रह गई है। अधिकांश मैं देखता हूँ कि पैसे में ही चुनाव हो रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो चुनाव जीतता है, जिसके पास पैसे नहीं है वो चुनाव नहीं जीत पाता। और पब्लिक भी अधिकांश जो है, क्योंकि आप लगातार इतने चुनाव देखें, पहले के चुनाव और आज के चुनाव में क्या फ़र्क है? बहुत 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 अंतर है। पहले के जो चुनाव होते थे और जो जनप्रतिनिधि रहते थे वो वास्तव में जनसेवा करते थे। और अब 19-20 तो सब होता था, लेकिन बड़े ढंग से और अच्छे से पब्लिक की आवाज़ सुनी जाती थी। लेकिन इस समय कुछ नहीं है। इस समय तो सिर्फ एक ही काम है और वो है सिर्फ पैसे कमाने का। अगर राजनीति में कोई आ रहा है तो वो पैसे कमाने के उद्देश्य से आ रहा है, एक व्यापार ही है, समझ लो जी। बिल्कुल, जिस तरह से हमारी यहाँ हमारे मानव साथियों से, समाज सेवियों से बात हुई कि कहीं ना कहीं राजनीति एक व्यापार बन के रह गया और इस व्यापार को जनता है अपने मत के माध्यम से ही जो है प्रयोग कर कर उनको जो है एक अच्छा जनप्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस तरह से आज के परिवेश में डिजिटल युग है और डिजिटल युग में ऐसी बहुत सी बातें सामने आती है जिससे लोग परेशान होते हैं, जनता परेशान होती है। उस जनता की परेशानी में आप जो जनप्रतिनिधि है किस तरह से मदद करते हैं जनता की? देखिए, हम समय समय पर जो है जनता की आवाज़ जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक स्तर पर पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निराकरण हो सके। देखिए मतलब जी, महेंद्र जी मैं आपसे पूछूंगा, मैंने देखा है, अधिकांश फील्ड में देखा है, समाज सेवी जहाँ जनता की सेवा करता है तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक समीकरणों का शिकार होता है, अधिकारियों के समीकरण का शिकार होता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव बनता है। ऐसी स्थिति में एक समाज सेवी कैसे मैनेज करता है? देखिए, कई बार ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि समाज सेवा के क्षेत्र में आपको जो है प्रशासनिक और कुछ लोगों के दबाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो है, अगर आपकी मंशा नेक है और वाकई में आप सामाजिक क्षेत्र में जो है योगदान देना चाहते हैं, तो इन समस्याओं को अनदेखा कर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, समस्याओं को अनदेखा कर आगे बढ़ना चाहिए और इसी को समाज सेवा कहते हैं। क्योंकि समाज सेवा के जो एक भाव है, एक अलग भाव होता है। हमारे साथ यहाँ पर जो है पवन पाठक जी, हम इनसे भी जानते हैं क्योंकि पवन पाठक जी लगातार अपने क्षेत्र में जो है लगातार सोशल एक्टिविटी में आगे रहते हैं और उनके साथ ऐसी घटना भी घटी। आपके साथ एक घटना भी घट चुकी थी समाज सेवा को लेकर, जहाँ आप काफ़ी परेशान हुए थे। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? वो तो है, यदि आप किसी मतलब जो भ्रष्ट अधिकारी है या कोई कर्मचारी, आप उसके लिए यदि आवाज़ उठाएंगे तो सीधा है कि उसको तो दर्द होगा ही। तो उससे क्या होता है, उससे उसको तकलीफ होती है। तो हाँ, आपको थोड़ी कठिनाइयाँ जरूर आपको उठानी पड़ती हैं, लेकिन यदि आपका जो आप सच्चाई के साथ हैं तो निश्चित है कि आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी और आप निश्चित ही कि उसमें आपके जो विचार हैं उसमें आप जरूर आगे चल के सफल होते हैं।
देखिए, जनसेवा के बात करी जाए तो विचार अगर आपके साफ हैं, स्वच्छ हैं, तो कहीं ना कहीं सफलता आपके हाथ में होती है। अंतिम सवाल फिर हम सुनील मुदगल जी के पास जाते हैं। अब आखिरी में हमारे दर्शकों को आप ये बताएं, चूँकि काफ़ी आप लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं, अब किस तरह की समाज सेवा करनी चाहिए और क्या एजेंडा समाज सेवा का होना चाहिए? देखो, इस समय समाज सेवा का एजेंडा जो है बहुत स्तर तो गिर गया है, क्योंकि लोग आगे नहीं आ पाते। अगर जो समाज सेवी है और ईमानदारी से अगर समाज सेवा कर रहा है, उसको चारों तरफी से घेर लिया जाता है और बहुत फंसाने की कोशिश की जाती है उसको। वो तो ऊपर वाले का कहो कि वो सत्यता से चल रहा है तो कोई परेशानी ज़्यादा नहीं आ पाती, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से परेशान हो जाता है। और कभी कभी तो कुछ समाज सेवी ऐसे हैं जो परेशानी के कारण समाज सेवा भी छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा यार क्यों हम बलाए मूल्य अपन समाज सेवा कर रहे हैं और फंस रहे हैं लोग चारों तरफी से, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि कोई समाज सेवी आगे बढ़े। अच्छा, समाज सेवी अधिकांश जो हैं, सबसे बड़ी बात बताइए, समाज सेवा के नाम पर व्यापार करना, आज ये भी देखा जा रहा है कि लोग समाज सेवा के नाम पर व्यापार कर रहे हैं और अपने आप को समाज सेवी कह रहे हैं। नहीं तो मैंने तो ये देखा कि अधिकांश लोग, मैं देखता हूँ कमेंट्स में, जहाँ भी फेसबुक में, सोशल मीडिया में, पता लगा समाज सेवा लिख दी उनने, सामाजिक कार्यकर्ता। कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है वो, बस हर आदमी आजकल यही लिख रहा है सामाजिक कार्यकर्ता। पता लगा कुछ नहीं कर रहा है वो, कोई समाज का काम ही नहीं किया उनने कभी। सिर्फ वो समाज सेवा की आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं, बस, और कुछ नहीं करते। बिल्कुल, समाज सेवा के नाम पर व्यापारी नुमे नेता, व्यापारी नुमे दलाल, व्यापारी नुमा पत्रकार कह लें, ये सिर्फ पत्रकारिता के नाम पर, व्यापार के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते हैं और कहीं ना कहीं जनता के जो हक रहते हैं उनको तो डकारते ही हैं। साथ साथ में वो समाज सेवी जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, जहां उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल, जिस तरह लखनऊ विधानसभा की बात करें, यहाँ पर जो ग्राम पंचायत स्तर पर, जनपद स्तर पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिला पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, उन पर हमारी ये विशेष चर्चा थी कि कहाँ कैसे प्रतिनिधि होने चाहिए, किस किस बात करें। सही बात है कि चुनाव का बहिष्कार ये कोई मुद्दा नहीं होता, मत का अधिकार करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। डिजियाना महाकौशल संदेश सभी दर्शकों से अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग करें, एक अच्छा प्रतिनिधि खड़ा करें जो आपकी और हमारी बात सुन सके और हर उन व्यक्ति की मदद कर सके जिसे आवश्यकता है। डिजियाना महाकौशल संदेश, जितेंद्र भरद्वाज, सिवनी।